Hello everyone, welcome to my channel. So let's start our new topic, that is factors affecting enzyme activity. Yesterday we clear the concept of enzyme, and today the next concept is factors affecting enzyme activity. Means कौन कौन से ऐसे factors हैं जो enzyme की activity को affect करते हैं. The activity of an enzyme can be affected by a change in the condition which can alter the tertiary structure of the protein. क्योंकि एंजाइम का नेचर कैसा होता है, प्रोटीन होता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी पे अगर किसी चीज़ का इफेक्ट होगा तो उससे डायरेक्ट इफेक्ट उसके स्ट्रक्चर पर पड़ेगा कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाता है. These include temperature, pH, change in the substrate concentration और binding of specific chemicals. Means अगर temperature में कुछ change होता है, pH में कुछ change आता है, change in the substrate concentration या बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी. ये वो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे. राइट. फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर एंड पीएच. एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज. मीन्स एक रेंज होती है 12 से 15, 20 से 30, मतलब इस रेंज के अंदर वो काम करेगा. ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है कि जैसे हाइड्रोलेसिस है वो 20 से 30 तक काम करेगा. ठीक. बट अगर 30 अबव हो जाता है तो वो काम नहीं करेगा. अगर 20 से नीचे रहता है तब भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी एक रेंज गिवन है. क्लियर. वैसे ही एंजाइम्स की एक नैरो रेंज होती है टेम्परेचर की और पीएच की, जिस रेंज के अंदर ही रहकर वो काम करते हैं, उससे ऊपर ना उससे नीचे वो काम नहीं करते हैं. ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर. पार्टिकुलर टेम्परेचर या पार्टिकुलर पीएच पर, और उसी नैरो रेंज को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच. राइट. एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ. एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन मतलब कम हो जाती है. बोथ बिलो, अगर उस टेम्परेचर अगर पीएच नीचे आ जाता है तब भी डिक्लाइन हो जाएगी और अबो पर भी डिक्लाइन हो जाएगी. एक्टिविटी डिक्लाइंस अबो एंड बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू. लो टेम्परेचर प्रेजेंट्स द एंजाइम इन टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेज. अगर आपका टेम्परेचर लो हो जाता है तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाता है. मतलब हमारा जो एंजाइम है वो काम नहीं करेगा, वो इनएक्टिव हो जाता है. वेरएज हाई टेम्परेचर डेस्ट्रॉय. और अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो क्या कर देता है, डेस्ट्रॉय कर देता है, डीनेचुरेशन के अंदर चला जाता है. उसकी प्रोटीन जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. क्लियर. बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट. क्योंकि हीट पे प्रोटीन्स काम नहीं करते हैं, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. क्लियर. अब यहाँ पे इसने ग्राफ दिया है, ग्राफ के थ्रू इसने समझाया हुआ है एंजाइम एक्टिविटी, पीएच. एक्स एक्सिस पे पीएच है, वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पे टेम्परेचर है. ये एक नॉर्मल रेंज है, पीएच है. पीएच बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. बट एक लेवल आता है जिस जो मतलब जो यहाँ पे बोला था किसने, ऑप्टिमम रेंज. अब यहाँ पे एक ऑप्टिमम रेंज आ जाती है. इस ऑप्टिमम रेंज तक यहाँ पे ये एंजाइम वर्कआउट करेगा. जैसे ही वो ऑप्टिमम रेंज से बाहर निकलता है, मतलब ऑप्टिमम रेंज भी उससे अप हो जाती है, तो उसकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है. ये क्या दिखा शो कर रहा है यहाँ पे, डिक्लाइन शो कर रहा है. सेम विद द टेम्परेचर. टेम्परेचर है यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, बट वो एक मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज हो रही है. जब ऑप्टिमम लेवल से आपका टेम्परेचर रेंज बाहर चला जाता है तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, अगेन डिक्लाइन हो जाती है. राइट. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ pH and temperature which shows the activity of enzyme and this इसकी जो शेप होगी वो कौन सी शेप होगी, बेल शेप. कई बार जो है नेट में ये शेप भी पूछ लेते हैं कि ऑप्टिमम की पीएच की और टेम्परेचर की जो शेप है वो क्या होगी, तो इनकी शेप क्या होती है, ग्राफ की बेल शेप होती है. नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कंसंट्रेशन. ये हमारा चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला ग्राफ दिखा रहा है ये. राइट. यहाँ पे ये क्या दिखा रखा है इसने, एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट है, Km है. Km क्या होता है हमारा, Km इज द माइकलिस कांस्टेंट. क्या होता है ये हमारा, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है. कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द रिएक्शन रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी. Km क्या है, ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है. राइट. इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एट विच, जिसके ऊपर, एट विच द रिएक्शन रीचेज एज हाफ ऑफ इट्स
मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के वो हाफ पर पहुंच जाती है। Km क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जब आपकी रिएक्शन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है, ये Km है। Km क्या होता है? हमारा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार Km का भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं नीट में, मतलब 3-4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से Km का ऑप्शन कौन सा है। सो इसके अंदर क्या है, हम पहले इसको रीड करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट, तो जो एंजाइम की वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, जब रिएक्शन आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी पर रीच कर जाती है, यानी वी मैक्स पहुंच जाता है, विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाई एनी फर्दर राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एंजाइम कितना है, हमने एंजाइम लिया है, हमने 8 एंजाइम ले लिया है, एज एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। हमारे पास एंजाइम कितना है? 8 एंजाइम है, और हमारे पास सबस्ट्रेट कितना है? स्टार्टिंग में हमने सबस्ट्रेट लिया है 3, ठीक है। अब हमारे पास सबस्ट्रेट 3 है, एंजाइम हमारे पास 8 है, तो ये एंजाइम क्या होंगे? ईजिली बाइंड हो जाएंगे इसके साथ, क्योंकि हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है। बट इसने क्या बोला कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, क्लियर। अब 3 था, हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम बाइंड होता जाएगा, बट 8 हो जाएगी एंजाइम, फिर भी बाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल एंजाइम कितने हैं? 8 है, बट 9 हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन 10 हो जाती है। मीन्स अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं करते हैं, तो जितना एंजाइम उसके साथ सबस्ट्रेट तो बाइंड हो जाएगा, बट एक्सेस जो सबस्ट्रेट बच गया हमारा, जो हमारे पास एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट था, अब उसके लिए एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या पहुँच जाएगा? उसकी वी मैक्स लेवल तक पहुँच जाता है। This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, and after saturation of these molecules there are no free enzyme. After saturation means enzyme, जितना enzyme था उतना वो substrate के साथ bound हो चुका है, अब उसके पास और कोई free enzyme नहीं है। Free enzyme molecules to bind with additional substrate molecules, अब कोई उसके पास additional enzyme नहीं है। यही चीज़ इसमें given है, क्लियर। ये ग्राफ देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अब एंजाइम इसके साथ बाउंड करता जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके जितना एंजाइम था वो टोटली बाइंड हो चुका है, अब एक्सेस में इसके पास और एंजाइम नहीं है बाइंड होने के लिए, तो ये कहाँ पहुँच गया? अपनी वी मैक्स लेवल पर पहुँच गया है, राइट। और इसका जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ होगा? ये हाइपरबोला। जो टेम्परेचर और पीएच का ग्राफ होता है वो होता है बेल शेप, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का जो ग्राफ होता है वो कौन सा होता है? हाइपरबोला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, और हमारे जो नीट का क्वेश्चन आता है उसमें भी इम्पोर्टेंट, और लाइफ साइंस मतलब जो नेट लेवल का क्वेश्चन आता है वहाँ से भी इसमें से वो क्वेश्चन भी बनता है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से ज़रूर करेंगे, राइट। नाउ द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। मीन्स हमने टेम्परेचर का देख लिया, हमने पीएच का देख लिया है, हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का भी हम देख चुके हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट जो इफेक्ट पड़ रहा है कि स्पेसिफिक केमिकल के प्रेजेंस होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। दैट बाइंड टू द एंजाइम व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ द एक्टिविटी, जब कोई केमिकल बाइंड कर जाता है तो उसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी शट्स ऑफ, मतलब रुक जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इनहिबिशन। इस प्रोसेस को हमें क्या बोलते हैं? इनहिबिशन। और जो केमिकल बाउंड हुआ है दैट केमिकल इज नोन एज अ इनहिबिटर। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, मतलब इनहिबिटर का भी स्ट्रक्चर सेम है और हमारे सबस्ट्रेट का भी स्ट्रक्चर सेम है। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, तो क्या कर देता है? एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। इट इज़ नोन एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसको हमने क्या बोला है? कम्पिटिटिव इनहिबिटर। मीन्स ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, राइट, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पे बाउंड होने के लिए ये क्या है? इनहिबिटर है, और एंजाइम की भी शेप यही है, राइट। इनहिबिटर की भी शेप यही है और एंजाइम की भी शेप यही है।
जो इसके अंदर बाउंड होगा, बट एंजाइम बाउंड नहीं हो पाता है कई बार, और इनहिबिटर उसकी जगह पर आकर बाइंड हो जाता है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या था, सेम था। ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, सेम है, और सेम होने की वजह से इनहिबिटर यहाँ आके बाइंड हो जाता, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमें नहीं मिलता। प्रोडक्ट क्या है, हमें नहीं मिलता, प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड, राइट। और ये कौन सा हो जाए फिर, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कम्पिटिटिव इनहिबिटर। वाई दिस इज कम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब इन दोनों के अंदर कंपटीशन हो रहा है, एंजाइम बाइंड करना चाह रहा है, इनहिबिटर बाइंड करना चाह रहा है, बट तो इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, दैट्स व्हाई कम्पिटिटिव इनहिबिटर। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, read हो चुका है ये, due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme। मतलब स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से उसके अंदर कंपटीशन होता है और इनहिबिटर वहाँ आके बाइंड हो जाता है जहाँ पे एंजाइम को बाइंड होना चाहिए था। Consequently, the substrate can't bind and as a result the enzyme actions decline। एंजाइम का एक्शन क्या हो जाता है, डिक्लाइन, मतलब ख़त्म हो जाता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज किसका है, ये क्रैब साइकिल का है, एंजाइम है ये, बाई मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। सच कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। कहाँ पर यूज़ होते हैं, हमारे बैक्टीरियल पैथोजेंस, मीन्स जो सल्फा ड्रग्स होते हैं। कौन से ड्रग होते हैं, सल्फा ड्रग्स। देखो यहाँ पर, ठीक है, क्रैब साइकिल में क्या होता है, सक्सिनेट एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सक्सिनेट मॉलिक्यूल, सक्सिनेट यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है। अब सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जब सक्सिनेट के ऊपर बाइंड हो जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये हमारा क्या है, एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, फ्यूमेरेट। ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। बट अब ये क्या है, ये तो ओरिजिनल एंजाइम है, बट कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर क्या होता है, जब ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे बाइंड ना हो और दूसरा इनहिबिटर आ जाए, फॉर एग्जांपल मेलोनेट। मेलोनेट क्या करता है, अब मेलोनेट का स्ट्रक्चर, मेलोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है और सक्सिनेट के जो बाइंडिंग साइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, सेम है। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की जगह पे क्या बाइंड हो जाए, हमारा मेलोनेट बाइंड हो जाए, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा, प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म, और इस एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो वहीं पे डिक्लाइन हो जाती है, मीन्स वहीं पे स्टॉप हो जाती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है ये, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाई मेलोनेट। इसका रियल एंजाइम कौन सा था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो रियल एंजाइम है, बट इसकी एक्टिविटी को कौन डिक्लाइन करता है, मेलोनेट डिक्लाइन कर देता है, क्योंकि सबस्ट्रेट का, सक्सिनेट का स्ट्रक्चर और मेलोनेट का स्ट्रक्चर क्या है, आपस में सिमिलर है, दैट्स वाई इसकी जो एक्टिविटी है वो वहीं पे डिक्लाइन हो जाती है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन पाता, राइट। आगे है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the types of reactions they catalyze. Enzymes are divided into 6 classes. Enzymes की कितनी क्लास होती हैं, टोटल 6 क्लास होती हैं, with 4 to 13 सब क्लासेस। फर्स्ट वन इज़ द ऑक्सीडोरिडक्टेज। पहले क्या है हमारी, ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन होती है। Enzymes which catalyze the oxidoreduction between the two substrate, S reduced, S prime oxidized। तो इसके अंदर क्या होगा, जब ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो S ऑक्सीडाइज हो जाएगा और S प्राइम हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसके अंदर टेक प्लेस करता है। वैसे ही इसका नेम है ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट इज द ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज के अंदर क्या है, जैसे ट्रांसफर होता है, मतलब ये ग्रुप को ट्रांसफर करता है। एंजाइम कैटालाइजेज अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। इसके अंदर क्या, जैसा नेम है वैसा ही इसका फंक्शन है। ट्रांसफरेज इज ट्रांसफर ए ग्रुप, कोई भी अदर ग्रुप हम इसमें ले लेते हैं, जैसे एस जी प्लस एस प्राइम, तो इसके अंदर क्या करेगा, ये जी को ट्रांसफर कर देता है अलग और एस प्राइम इसके साथ आके बाइंड हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलेसिस, और ये लार्जेस्ट क्लास होती है एंजाइम की, जो हाइड्रोलेसिस है वो लार्जेस्ट क्लास है एंजाइम की। एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलेसिस ऑफ एस्टर
ether, peptide, glycosidic, carbon carbon single bond, carbon halide, PN bonds, right? Next is the lysis, enzyme that catalyze the removal of group from the substrate by mechanisms other than hydrolysis leaving the double bond. मतलब सबस्ट्रेट से ग्रुप को रिमूव करके और डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है. रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड. क्या करता है? डबल बॉन्ड लगा देता है. नेक्स्ट इज द आइसोमरेजेस. आइसोमरेजेस के अंदर पोजिशनल आइसोमरेज जो सिस और ट्रांसफॉर्म होती हैं वो आइसोमरेज के अंदर आती हैं. इंटर कन्वर्जन होता है ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशंस का. एंड द लास्ट इज लाइगेजेस. एंजाइम्स कैटलाइजेस द लिंकिंग टुगेदर. इसके अंदर क्या है? ये बॉन्ड बना देता है आपस में. एंजाइम्स विच कैटलाइज द ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फ, SCN, CN, PO एक्सेट्रा बॉन्ड्स. Right, so there are the 6 classes: oxidoreductase, dehydrogenase, transferases, hydrolases, lyases, isomerases, and last is the ligases. These are the classes. This is the classification of enzyme, right? And the last topic of this chapter is cofactor. What is cofactor? ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं. कौन से पार्ट होते हैं? ये हमारे नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं. एंजाइम क्या है? हमारा प्रोटीन पार्ट होता है, बट एंजाइम के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट. लेट्स सी. एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है कि इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है. देयर आर अ नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स कॉल्ड द कोफैक्टर्स. नॉन प्रोटीन का मतलब ये प्रोटीन नहीं है. नॉन प्रोटीन का मतलब है ये प्रोटीन नहीं है. कॉल्ड द कोफैक्टर्स, जिनको हम कोफैक्टर्स बोलते हैं, जो एंजाइम के साथ बाउंड हो जाता है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को एक्टिव करने के लिए. मीन्स जो उसका काम है, जो उसका मैकेनिज्म है, उसको एक्टिव करने के लिए वो हेल्पफुल रहता है. 3 kinds of in these instances protein portion of the enzymes is called the apoenzymes, right? अब इसके अंदर 2 हैं. मीन्स ये हमारा क्या है? एंजाइम है. ये क्या है? हमारा एंजाइम है. अब 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर. एक पार्ट क्या होता है? हमारा एपोएंजाइम. मतलब ये प्रोटीन पार्ट है. प्रोटीन पार्ट को इसने क्या बोला है? प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपोएंजाइम. प्रोटीन पार्ट को हमने क्या बोलना है? एपोएंजाइम. और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये वाला कौन सा है? हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट. नॉन प्रोटीन पार्ट को इसने क्या बोला है? कोफैक्टर, जो इसकी एक्टिविटी को, कैटालिटिक एक्टिविटी को एक्टिव करता है. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब 3 काइंड्स के कोफैक्टर होते हैं. ये जो कोफैक्टर है ये 3 काइंड्स के होते हैं. एक होता है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स. क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, coenzymes and the metalines. Prosthetic group, one is the prosthetic group, second is the coenzymes, and third is the metal ions. Okay. अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ये भी ऑर्गेनिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर फैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम्स. ये क्या करते हैं? टाइटली बाउंड कर जाते हैं एपोएंजाइम के साथ. एपोएंजाइम मीन्स जो प्रोटीन पार्ट है उसके साथ ये टाइटली बाउंड करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इन peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide. हाइड्रोजन peroxide ये होता है H2O2. जब H2O2 ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन peroxide है. जब इसका ब्रेकडाउन होगा, कौन करता है इसका ब्रेकडाउन? peroxidase या कैटालेजेस. ये इसके ब्रेकडाउन करते हैं 2H2O + O2. वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर इसका ब्रेकडाउन कर देते हैं. बट इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज द हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. मतलब जो एंजाइम इसके अंदर वर्कआउट करेगा वो कौन सा होगा? peroxidase होगा. बट peroxidase तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक इसके साथ हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप इसका बाउंड नहीं हो जाता. जब तक हीम इसके साथ बाउंड नहीं होगा इसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन रहेगी. मतलब वो काम नहीं करेगा आपका एंजाइम. सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप भी इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं और ये टाइटली बाउंड हो जाता है एपोएंजाइम के साथ. नेक्स्ट है हमारा कोएंजाइम.
कोएंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट, मतलब ये ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, इनकी एसोसिएशन मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का वो ज़्यादा टाइटली नहीं होता है। यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस, मतलब जब कैटालाइसिस होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, वो उसी टाइम पे उसके साथ बाइंड करता है। फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज ए को फैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर वाइटामिन्स, कौन होते हैं इनका पार्ट? वाइटामिन्स। कोएंजाइम का पार्ट कौन सा होता है? वाइटामिन्स होता है। फॉर एग्जांपल NAD और NADP कंटेन द नाइसिन। कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एब्रीवेशन क्या है इसकी? NADP की और NADP की, और इनके अंदर कौन सा वाइटामिन प्रेजेंट होता है? ओके, और ये क्या है? हमारे कोएंजाइम है, राइट। नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन। अब थर्ड पार्ट कौन सा है? हमारा मेटल आयन है। थर्ड कौन सा है हमारा? इसके अंदर हमने NAD और NADP को रीड किया है। अब आता है हमारा मेटल आयन, विच फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मेटल आयन का काम क्या है? अब ये हमारा बॉन्ड बनाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। जहाँ पर भी कार्बोक्सीपेप्टिडेज का अपना काम करेगा वहाँ पे जिंक एंजाइम उसके साथ बाइंड होगा। जिंक मेटल आयन जो है उसके साथ क्या होगा? बाइंड होगा, राइट, उसके बॉन्ड को बनाने के लिए। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। जब हम इस कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो हमारी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो भी क्या हो जाती है? डेक्लाइन हो जाती। क्या हो जाएगी? हमारी डेक्लाइन हो जाएगी। मीन्स यहाँ से हमें पता चलता है कि नॉन प्रोटीन पार्ट यानी जो कोफैक्टर है वो भी एक मेन रोल प्ले करता है एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को एक्टिव करने के लिए, यानी एंजाइम को वर्क करने के लिए। क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक। और प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम, राइट। एंजाइम है, एंजाइम के दो पार्ट होते हैं। जो लॉन्ग वाला होता है वो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन पार्ट को हमने बोला है एपो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, और दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम, राइट। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस चैप्टर, दैट इज बायोमोलिक्यूल। और यहाँ पे हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल जो है वो कंप्लीट होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर माय मोटिवेशन। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लेकर आऊँगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।